हेलो स्टूडेंट्स, आज भी हम वर्ण व्यवस्था के बारे में ही पढ़ेंगे। मैंने अपने मेरे पिछले 2 वीडियो में वर्ण व्यवस्था के जिन पॉइंट्स पर चर्चा की थी वे हैं वर्ण का अर्थ, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म अथवा कर्म, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य यानी कि वर्ण धर्म एवं वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। आज हम अध्ययन करेंगे वर्ण व्यवस्था के कार्य एवं समाजशास्त्रीय महत्व के बारे में। वर्ण व्यवस्था के कार्य एवं समाजशास्त्रीय महत्व, फंक्शंस एंड सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ण व्यवस्था। विभिन्न क्षेत्रों में इस व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व इस प्रकार है। नंबर 1, कार्य पालन की प्रेरणा। इस व्यवस्था ने वर्ण धर्म के पालन पर जोर देकर लोगों को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने को सदैव प्रेरित किया है। लोगों को एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोका गया है और यह बताया गया है कि अपने वर्ण धर्म के अनुरूप कार्य करते रहने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। यह एक ऐसी प्रेरणा थी जिसने सदियों तक व्यक्तियों को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देने को प्रोत्साहित किया। सेकंड पॉइंट, श्रम विभाजन या विशेषीकरण की एक अद्वितीय व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने पिता के परंपरागत पेशे को अपनाना होता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक का एक निश्चित वर्ण धर्म रहा है जिसके अनुरूप कार्य करने की ही उससे आशा की जाती रही है। इस व्यवस्था में न केवल सभी कार्यों के ठीक प्रकार से संपन्न होने की ओर बल्कि समाज को विशेषीकरण का पूरा लाभ दिलाने की ओर भी पूरा ध्यान दिया गया है। जन्म से ही बालक अपने पारिवारिक पर्यावरण में अपने पिता के व्यवसाय को सीखने की ओर प्रवृत्त होता रहा है। इसके लिए उसे कहीं विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का कार्य करते रहने से समाज को विशेषीकरण का भी पूरा लाभ मिला है। यही कारण है कि ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भारत काफ़ी आगे रहा है। थर्ड पॉइंट, लचीली व्यवस्था। इस व्यवस्था ने नियंत्रित गतिशीलता के आधार पर सामाजिक प्रगति में योग दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को अपने गुण तथा कर्म के आधार पर एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की छूट दी गई है। व्यक्ति निम्न वर्ण में जन्म लेकर भी उच्च वर्ण का सदस्य बन सकता है। यह कई उदाहरणों से स्पष्ट है। फोर्थ पॉइंट, सामाजिक संघर्षों से छुटकारा। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अपने वर्ण धर्म के पालन में लगा रहा है तथा प्रत्येक को एक निश्चित सामाजिक स्थिति प्राप्त होती रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी विशेष सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करने की आवश्यकता नहीं रही है। जहाँ प्रतियोगिता अधिक होती है वहाँ इसके अनियंत्रित हो जाने पर सामाजिक संघर्षों की संभावना भी बढ़ जाती है। वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक संरचना में प्रत्येक की सामाजिक स्थिति निर्धारित कर समाज को सामाजिक संघर्षों से बचाने में अपूर्व योग दिया है। इस व्यवस्था ने
प्रत्येक व्यक्ति की आजीविका, व्यवसाय और कार्यक्षेत्र को निर्धारित कर उसके सामाजिक और मानसिक जीवन को विघटित होने से बचाया है। 5th पॉइंट, समानता की नीति पर आधारित। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के अलग अलग कार्य होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था में सभी वर्णों का समान महत्व था। प्रत्येक वर्ण की सेवाओं को सामाजिक दृष्टि से समान महत्व प्रदान किया गया था। यद्यपि इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के रूप में समाज का कार्यात्मक विभाजन तो हुआ है, परंतु सभी वर्णों को एक दूसरे के समान माना गया है। जब सब वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से मानी गई है, तो किसी एक वर्ण का दूसरों की तुलना में ऊंचा अथवा नीचा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सभी अंगों का समान महत्व है। 6th पॉइंट, रक्त की शुद्धता। भारत में समय समय पर अनेक प्रजातीय समूह आए और कालांतर में यहीं के मूल निवासी बन गए। ऐसी दशा में सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार संगठित करना आवश्यक था जिससे रक्त की शुद्धता बनी रहे। अतः वर्ण व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न प्रजातीय समूह को रक्त की शुद्धता को बनाए रखने का अवसर मिला। आर्य और द्रविड़ प्रजातीय भिन्नता के कारण ही अलग अलग वर्णों में विभक्त हो गए। द्रविड़ों को शूद्र वर्ण में रखा गया और रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से उन्हें अन्य वर्णों के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की आज्ञा नहीं दी गई। साथ ही प्रत्येक प्रजातीय समूह को वर्ण व्यवस्था के कारण अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का अवसर भी मिला। 7th पॉइंट, शक्ति संतुलन बनाए रखने में योग। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रयत्न किया गया विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ कुछ व्यक्तियों या उनके कुछ समूहों में ही केंद्रित न हो। समाज में शास्त्र या ज्ञान शक्ति, शस्त्र या सेना बल, अन्न या संपत्ति तथा सेवा या श्रम का बल नामक 4 प्रकार की शक्तियाँ पाई जाती हैं। इन सभी शक्तियों के कुछ ही व्यक्तियों या उनके किसी विशेष समूह में केंद्रित हो जाने पर समाज में अत्याचार के बढ़ जाने की संभावना रहती है। यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चारों शक्तियों और उनसे संबंधित पुरस्कारों को अलग अलग रखा गया है। समाज को अन्याय और अत्याचारों से बचाने के लिए इस व्यवस्था में समान शासन एवं धन को एक दूसरे से पृथक रखा गया है। तो बच्चों, ये थे वर्ण व्यवस्था के महत्व या कार्य। आज हमने अब तक हमने जिन टॉपिक पर चर्चा की है वो हैं वर्ण का अर्थ, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म अथवा कर्म, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य या वर्ण धर्म, वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं एवं वर्ण व्यवस्था के कार्य एवं समाजशास्त्रीय महत्व। अतः अब ये अंत में मैं यही कहूँगी कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण की ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के गुण तथा कर्म पर आधारित है तथा जिसके अंतर्गत समाज को 4 वर्गों के रूप में कार्यात्मक विभाजन हुआ है। यहाँ गुण तथा कर्म का तात्पर्य व्यक्ति के स्वभाव एवं सामाजिक दायित्वों से है। तो हमारा वर्ण का टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू।